नेक्स्ट टॉपिक इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जूल जूल थॉमसन में भी हम स्टार्ट करेंगे कि जो जूल जेपी जूल थे और विलियम थॉमसन थे, उन्होंने किया क्या था और क्या नोटिस किया था और उसका रिजल्ट क्या आया। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग जूल जेपी जूल एंड विलियम थॉमसन को ही बाद में लॉर्ड केल्विन कहा गया। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया फिजिकल में, केमिस्ट्री में, दैट्स वाई इनको जो है केल्विन नाम दिया गया, प्लस साथ में इनको लॉर्ड की उपाधि दी गई। ठीक है, इन 1852 performed an experiment in which they allowed to pass a gas from higher pressure towards low pressure। बेसिकली उन्होंने कुछ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया कि एक गैस को, जैसा कि हमने इस फिगर में दिखा रखा है। ठीक है, अभी हम इस फिगर को एक्सप्लेन करते हैं। तो उन्होंने एक गैस को क्या किया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में पास किया और नोटिस किया कि जो उसका टेम्परेचर है हाई प्रेशर जोन में और जो लो प्रेशर जोन में है, वहां पे डिफरेंस है। और जैसे ही गैस लो प्रेशर जोन में जा रही है तो वो क्या कर रही है कि अपना टेम्परेचर डिक्रीज कर ले रही है। मतलब उन्होंने क्या देखा कि कूलिंग हो रही है बेसिकली। ठीक है, तो यही जो डिस्कवरी थी इनकी, यही डिस्कवरी, जो ये कूलिंग इफेक्ट था, ये कूलिंग इफेक्ट हाईली इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न डेज में हम यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं, बेसिकली ये इन्हीं के वर्क पे डिजाइंड है। तो आप सपोज कर लो कि आपको जो है रेफ्रिजरेटर के बहुत सारे यूज है। आप अगर साल के 12 महीने भी आप टमाटर खाते हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप रेफ्रिजरेटर से उसको फ्रीज करके रखते हो। ठीक है, आप सफल मटर खाते हो और बहुत सारी चीजें आप देखो घर डेली बेसिस में घर में भी यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर। ठीक है, वो आजकल कॉमन हो गया है। तो दैट्स वाई जो इनकी डिजाइन थी या जो इनकी टेक्निक थी जिसपे इन्होंने काम किया, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलो इस फिगर की मदद से हम समझते हैं कि आखिर उन्होंने किया क्या और क्या नोटिस किया। ठीक है, इन्होंने एक पाइप ली जिसकी वाल्व्स क्या थी? एडियाबैटिक थी। ठीक है, उन्होंने एडियाबैटिक वाल्व्स की पाइप ली। क्लियर? और इस एडियाबैटिक वाल्व की जो पाइप है, उसमें एक तरफ से गैसेस के फ्लो को मेंटेन किया, बहुत सारा अमाउंट में जो है उन्होंने गैस को रिलीज किया। बीच में एक थ्रोटल लगा दिया, एक वाल्व लगा दिया, जो कि कुछ इस तरीके से था जिसको हम कस सकते थे, ये घुमा सकते थे, रोटेट कर सकते थे। ठीक है, इसको हम कम ज्यादा कर सकते थे, प्रेशर को एडजस्ट कर सकते थे। अब सिंस इधर से देखो, इधर से तो गैसेस का फ्लो हो रहा था और इस साइड गैस निकल रही थी, तो हम ये कहें कि जिधर से गैस का फ्लो हो रहा है उधर जो प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ की जो इनिशियल कंडीशन है उसको P1 V1 और T1 ले लिया है, और जो फाइनल टर्म जो है स्टेट कंडीशंस है या वेरिएबल्स है उसे P2 V2 T2 लिया है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, फिगर से भी क्लियर है कि जो P1 है वो ग्रेटर देन P2 है। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्योंकि हम यहाँ पे वाल्व लगा के इस गैस की फ्लो को रोक रहे हैं। तो जब यहाँ पे गैस थोड़े अमाउंट में रिलीज होगी और यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा मिलेगा, तो एक तरीके से ये केस हो जाएगा फ्री एक्सपेंशन का। ठीक है, या एक्सपेंशन इन वैक्यूम, मतलब इधर कोई प्रेशर ही नहीं है। तो जब कोई प्रेशर ही नहीं तो वैक्यूम जैसा हमने एक तरीके से क्रिएट कर दिया, और या फिर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दिया, थोड़े अमाउंट में गैस रिलीज किया। अगर ऐसा करते हैं तो जो इधर का टेम्परेचर है, ये जो T1 टेम्परेचर है, ये डिक्रीज होकर T2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली उन्होंने नोटिस क्या किया कि जो T2 है ये ग्रेटर देन T1 है। तो आप इसको नोटिस करने के लिए यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा दो, इस साइड थर्मामीटर लगा दो और इस साइड थर्मामीटर लगा दो। आप बहुत इजीली से जो है इस टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि ये जो थ्रोटलिंग वाल्व था, ठीक है, ये यूज किया जा रहा था गैस के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए, मतलब हाई प्रेशर जोन क्रिएट करने के लिए या रीजन क्रिएट करने के लिए, और लो प्रेशर रीजन को सेपरेट करने के लिए। तो ये थ्रोटलिंग वाल्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अच्छी बात जो थी
इस एडियाबैटिक वाल्व की। इस एडियाबैटिक वाल्व का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। अब अगर देखते हो जो आपके घर में एसी लगे होते हैं या कूलर लगे होते हैं, अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो उसमें एक खास किस्म की ही पाइप को यूज किया जाता है, स्पेशली कॉपर या कुछ ऐसे मेटल्स की बनी होती है। ठीक है। जो आपके जो फैन, जो बाहर एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, उसको कनेक्ट करती है आपके मशीन से। ठीक है। तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो परफेक्टली एडियाबैटिक तो नहीं है, लेकिन एडियाबैटिकली वर्क कर सकती है। दिस इज द केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस। तो हम ये कह सकते हैं कि फिगर में एक तरफ से हमने गैस को रिलीज किया और दूसरी तरफ से गैस एक्सपैंड कर रही थी। और अगर प्रेशर आपने बहुत कम कर दिया दूसरे साइड, या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो कैसा केस हो जाएगा, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम और लेस प्रेशर जोन। तो गैस एक्सपैंड तो कर रही है लेकिन अगेंस्ट लेस प्रेशर कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है, या फिर कह सकते हो कि वैक्यूम है। ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम वर्क डन निकालते हैं कि आखिर गैस एक साइड से गई तो दूसरी साइड गई तो कितना वर्क की, या फिर ये प्रोसेस है कैसा। ठीक है। तो एज्यूम करो कि सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस हैविंग प्रेशर पी आई, वॉल्यूम वी आई, टेम्परेचर टी आई। ठीक है। अगर इनिशियल ले रहे हो तो टी आई, और अगर वन ले रहे हो तो वन ले लो, वी पी वन वी वन टी वन, जैसा कि मैं ऊपर फिगर में बताया। तो यहाँ पे मैंने 1 2 के रेस्पेक्ट में लिया है। तो 1 हो गए इनिशियल कंडीशन और 2 हो गए फाइनल कंडीशन। तो जैसे ही ये वाल्व के प्रेशर से गैस रिलीज होती है तो उसका प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है और टेम्परेचर T2। ठीक है। तो अब देखो जो हाई प्रेशर जोन है उधर से गैस क्या होगी, रिलीज होगी। और अगर गैस रिलीज होगी तो हम कह सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग कि जो लेफ्ट साइड है हमारा, लेफ्ट साइड से -V1 गैस रिलीज होके राइट साइड जाएगी। ठीक है। और आपको पता है कि जो आप वर्क देते हो ये वर्क होता है माइनस का PdV या P डेल्टा V, यही ना। तो अब अगर ये माइनस वी हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, क्योंकि इनिशियल इधर तो जीरो था, इधर कोई वॉल्यूम नहीं था। अगर थ्रोटल आपने बंद कर रखा है तो इधर का जो वॉल्यूम क्या था, जीरो था। और इधर से आप V1 वॉल्यूम पास कर दिए तो टोटल चेंज कितना होगा, जीरो माइनस का V1 ही तो होगा। फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, V1 माइनस जीरो। ठीक है। तो ये हो गया V1 ही चेंज। तो यहाँ से जो वर्क डन निकालोगे, जो लेफ्ट साइड विद वाल वाल्व के बाद जैसे वाल्व को आपने थोड़ा सा लूज किया, तो जो लेफ्ट साइड वर्क डन हुआ वो होगा P1 V1। ठीक है। नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्व, चेंज इन वॉल्यूम राइट साइड। तो राइट साइड कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यही जो V1 इधर से गया ये इधर राइट साइड जाके V2 में कन्वर्ट हो गया था। तो राइट साइड कितना वॉल्यूम बढ़ा, जीरो से V2। तो राइट साइड का जो वर्क डन देखोगे ये हो जाएगा माइनस का P2 V2, क्योंकि राइट साइड प्रेशर क्या है, P2। अब अगर हम बात करें कि नेटवर्क डन क्या हुआ, तो दोनों वर्क डन को जोड़ दो, माइनस का P2 V2 प्लस का P1 V1। क्लियर। हमने बताया कि जो वॉल्स हैं, जो जो पाइप हमने ले रखा है उसकी जो वॉल्स है वो एडियाबैटिक है। अगर एडियाबैटिक है तो हीट को इधर से उधर फ्लो नहीं होने देंगे, डी क्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो फर्स्ट क्लास से कह सकते हो कि डी यू टू डी क्यू प्लस का डी डब्ल्यू, डी क्यू आपका हो गया जीरो। और जैसे ही डी क्यू हो गया तो डी हो गया डी डब्ल्यू। अब इस डी डब्ल्यू की वैल्यू को ये वाली वैल्यू रख दो, तो यहाँ से हो गया डी यू इक्व टू डब्ल्यू माइनस का P2 V2 प्लस का P1 V1। डेल्टा यू को अगर आप कहोगे तो इसे लिख सकते हो U2 माइनस का U1। तो यहाँ से आप रीअरेंज कर दो। रीअरेंज क्या करना है कि इस वाली क्वांटिटीज को P2 V2 को इस साइड ले आओ और माइनस का U1 को इस साइड ले आओ। ये V नहीं लिखा, U है। ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई U2 प्लस का P2 V2 इक्वल टू U1 प्लस का P1 V1। अब आपको पता है कि जो आप एक वेरिएबल देते हो, वेरिएबल नहीं पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल देते हो एच, इंथैल्पी, उसकी वैल्यू होती है यू प्लस का पीवी। ठीक है। तो हम इधर सिंस 2 है तो इसे कह दो H2, इधर 1 है तो इसे कह दो H1। तो अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एक साइड जो इंथैल्पी थी, मतलब जितनी एनर्जी गैस के पास इधर थी वन साइड में, ठीक है, उतनी ही
टू साइड में भी है, मतलब ओवरऑल इंथैल्पी चेंज जीरो है। और अगर इंथैल्पी चेंज जीरो होता है तो हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसेंथैल्पिक। ठीक है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो हेंस जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो है वो कैसा प्रोसेस है? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। नेक्स्ट है कि अगर जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट की बात करें हम, तो जूल थॉमसन का जो वर्क था वो मेनली किस पे था? टेम्परेचर के चेंज को बाई वेरिंग प्रेशर। ठीक है, तो जूल थॉमसन ने किस पे काम किया था? उन्होंने क्या मेजर किया था कि चेंज इन टेम्परेचर विथ चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी। क्यों? क्योंकि जो अभी हमने प्रूव किया कि जो इंथैल्पी दोनों साइड सेम है, तो प्रोसेस क्या है? आइसोइंथैल्पिक। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट है या फिर रेशियो ऑफ डेल टी बाई डेल पी होगा या डेल्टा टी बाई डेल्टा पी होगा, वो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो इसी को हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी का नाम दे दिया। जेटी मतलब जूल थॉमसन, म्यू मतलब कोफिशिएंट है ये। ठीक है, जैसे ईटा कहते हो विस्कोसिटी कोफिशिएंट, इसी तरह एक सिंबल लिया गया है म्यू। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि जब डेल्टा पी अप्रोचेज जीरो एट कांस्टेंट इंथैल्पी, तो हम ये लिमिट लगा सकते हैं कि जब ये पी की वैल्यू बहुत ही कम हो, जब लेफ्ट साइड हम प्रेशर बहुत ही कम रख दिए, प्रेशर एकदम जीरो की तरफ या वैक्यूम रख दिए, उस टाइम टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है? कांस्टेंट इंथैल्पी को, इसी को कहते हैं म्यूजेटी। जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज नथिंग बट चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी। तो एक तो डिफिनेशन यहाँ से आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 1 कि म्यूजेटी है क्या, जूल थॉमसन कोएफिशिएंट है क्या, और ये बताता क्या है? ठीक है, ये बताता है कि अगर प्रेशर को हम वेरी करेंगे तो टेम्परेचर में कितना वेरिएशन है। अब देखो, जितना भी आपका फ्रिज और रेफ्रिजरेटर वाले सिस्टम है, तो आप सुनते हो कि जो पीछे क्या है, पीछे कंप्रेसर लगा होता है। कभी अगर किसी का फ्रिज खराब हुआ हो तो आप मैकेनिक को बुलाए हो तो वो कहता है कि जी आपका कंप्रेसर खराब हो गया। कंप्रेसर का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी मशीन है जो कि प्रेशर जनरेट कर रही है, एक तरफ हाई प्रेशर और उसको एक छोटे से ओरिफिस से पास कर रही है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो लेफ्ट राइट साइड वाला हमारा था लो प्रेशर जोन, जैसा कि फिगर में दिखाया, उस प्रेशर में जब ये गैस जा रही है तो उसका टेम्परेचर लो हो जा रहा है, और जैसे टेम्परेचर लो हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? कूलिंग मिलेगी। तो ये बेसिकली कूलिंग इफेक्ट के लिए है। तो कूलिंग मिलेगी, और कूलिंग मिलेगी तो हम किसी भी चीज को फ्रीज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कूलिंग। अगर आप कूलिंग जीरो से नीचे ले जाते हो तो आप आइस जनरेट कर सकते हो, अगर कूलिंग -78 से नीचे ले जाते हो तो नाइट्रोजन को लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन दी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज वी कैन कूल एनी सब्सटेंस। नेक्स्ट है कि जो एच है, ये एच क्या है? एच स्टेट फंक्शन है एंड एच इज द फंक्शन ऑफ टी एंड पी। तो सो इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म कैन बी राइट एज, ये आपको मैंने पढ़ाया है एग्जैक्ट इन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं डी एच इक्व टू डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। जो क्वांटिटी यहाँ पे होती है उसी से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपको आता है डेल प्लस का डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी डीपी। ठीक है, ये डीपी होगा, डेल नहीं होगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लेना। क्लियर? डिवाइड होल इक्वेशन बाई डेल्टा पी। ठीक है, एट कांस्टेंट एच। तो हमने क्या किया कि एच कांस्टेंट ले लिया और पूरे होल इक्वेशन को डिवाइड कर दिया डेल्टा पी से। तो जब डेल्टा पी से डिवाइड किया तो इस साइड क्या हो जाएगा? सॉरी, डेल पी से कर लो, डेल एच बाई डेल पी। तो एच को आपने क्या कहा है कि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। तो ये हो गया जीरो। इधर से ये क्वांटिटी को हमने एज इट इज रहने दिया, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच लिख दिया, और यही डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच ही क्या है? आपका म्यू जेटी। ध्यान से देखो यार, ये म्यू जेटी है, ये हो गया म्यू जेटी। ठीक है, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट पी होता है सीपी, और डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वी होता है सीवी। ये आप फर्स्ट यूनिट में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्वांटिटी होगी आपकी सीपी, ये हो गया म्यूजेटी, प्लस यहाँ पे देखो डेल एच अपॉन डेल टी एज कॉन्स्टेंट टी एज इट इज रहने दिया,
और डेल पी अपॉन डेल पी कर दिया तो ये क्वांटिटी हो गई 1। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ dx बाई dx का। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब यहां से अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिख लेंगे बस। तो यहाँ इस साइड देखो 0 हो गया, ये हो गया था सीपी और ये हो गया था म्यूजेटी, और ये क्वांटिटी एज इट इज बची रहेगी। क्लियर। अब हमने क्या किया कि इस क्वांटिटी को इस साइड ट्रांसफर कर दिया और इसे रीअरेंज करके लिखा है, तो यहाँ से आ गया सीपी म्यूजेटी इक्वल्स टू माइनस का डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। इस सीपी को इस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सीपी डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी। और इसी क्वांटिटी को हम कह रहे थे म्यूजेटी, और ये म्यूजेटी है डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट एच। क्लियर। ये इक्वेशन आ गई आपकी 2। अब देखो, अब हमने क्या करना है कि इन इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर दो। ठीक है। दूसरा, अगर हम इसे डेल्टा लिखें तो ये भी डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी। तो डेल्टा का मतलब एक तरीके से ये स्मॉल डिफरेंस था, ये बिग डिफरेंस के लिए। तो अगर हमें डेल्टा टी निकालना है कि कितना टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 बाई सी पी डेल्टा एच बाई डेल्टा पी, और ये डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, और इस डेल्टा पी को इस साइड भेज दो तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा डेल्टा पी। ठीक है। आप इसे डेल्टी भी लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी 3। बेसिकली डिफरेंस आपको पता चल गया कि अगर हम प्रेशर कितना चेंज करेंगे, कितना प्रेशर चेंज करेंगे तो कितना टेम्परेचर राइज करेगा, है राइज करेगा, कूलिंग होगी भाई, सॉरी कूलिंग होगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कूलिंग होगी। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे लेफ्ट साइड जितना ज्यादा, अगर लो टेम्परेचर लो प्रेशर जोन में भेजोगे तो कूलिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट है कि इसमें जो क्वांटिटी है डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, इसको कहा गया फाई जे टी। देखो ये कांस्टेंट टी है तो इसे कहा गया आइसोथर्मल जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। ठीक है, इसे बस टर्म दे दिया गया फाई जे टी। अब इसकी वैल्यू रख दो, म्यू जे टी इक्वल टू माइनस का 1 बाई सी पी, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दो, ये हो गया आपका फाई जे टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई 4। सिंस आपके बुक में जो है, बुक में ये दे रखा है कि डिफरेंट वेरिएबल्स, तो इसलिए हमने इन सारी भी चीजों को कंसीडर किया है। अदरवाइज जो आपका ओवरऑल इक्वेशन था वो यहीं तक फिनिश हो रखा था। ये वाला ये वाला जो इक्वेशन है यही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अदर वेरिएबल्स भी है तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे। तो एक इक्वेशन हमने ये देख लिया कि जो है म्यू जे टी इक्वल टू माइनस का 1 बाई सी पी डेल्टा फाई जे टी, तो ये फाई जे टी के टर्म में हमने देख लिया। नेक्स्ट है एज पर थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। अगर हम थर्मोडाइनमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें तो डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी होता है माइनस का टी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी प्लस का वी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट है इसको हम कैसे निकालें, क्या हम यहाँ पे एच की वैल्यू रख दें यू प्लस का पीवी। तो अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, जैसा कि बुक में दे रखा था, ये बुक में बहुत लेंदी डेरिवेशन था, थोड़ा लंबा डेरिवेशन था और बैक से था। ठीक है, तो मैंने भी क्या किया कि इसके डेरिवेशन को स्किप कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही लेंदी होता जा रहा है। अभी आप देखोगे तो ये करीब करीब 6 पेजेस में मेरे से कवर हुआ है, ऑलमोस्ट 28 से 25, मतलब 6-7 पेज लगे हैं, 7-8 पेज। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर तक, जो कि जूल थॉम्सन है। तो दैट्स वाई मैंने ये स्किप स्किप कर दिया है। इसलिए आपके लिए क्या जरूरी है कि आप एज इट इज इसको लर्न करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप इसको डिराइव कर नहीं सकते यहाँ पे, और डिराइव करोगे तो बहुत लेंदी जाएगा, तो आप इसको एज इट इज याद करोगे। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इस जो फाइव जे टी या फिर डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी की वैल्यू को पुट कर देना है एबव इक्वेशन में, जो ऊपर वाली इक्वेशन थी। तो एबव इक्वेशन क्या थी? ये एबव इक्वेशन थी म्यू जे टी इक्वल टू माइनस का
1/Cp फाइ जेटी, जिसे हम फाइ जेटी कह रहे हैं, वो फाइ जेटी है क्या बेसिकली, डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी है, यही वैल्यू है फाइ जेटी आपकी। क्लियर? तो आप जब इसकी वैल्यू फाइ जेटी की जगह ये वाली क्वांटिटी रख के देखो, जैसे रखोगे तो यहाँ पे भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ये दोनों माइनस माइनस हो गए प्लस, प्लस प्लस का यहाँ पे केवल क्या क्वांटिटी है, सीपी, तो ये सीपी नीचे चला आएगा, बाकी पूरी की पूरी वैल्यू टी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्लस का भी ये आ जाएगा। सॉरी, सिंस यहाँ भी माइनस था और माइनस के मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फर्स्ट क्वांटिटी तो प्लस हो गई, सेकेंड हो जाएगी माइनस, तो ये माइनस का भी आएगा, तो ये माइनस का भी, ये आ गया आपका अनोदर इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये भी म्यू जेटी को ही बता रहा है, और वेरिएबल अलग हो गए, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो ये भी एक इक्वेशन है, ये भी आपको करना है। अब आपको क्या करना है कि यहां से v को कॉमन ले लो। देखो इस पार्ट में तो v है, तो चलो यहाँ से v कॉमन लिया तो 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे v नहीं है तो यहाँ v से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी v से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप v से डिवाइड करोगे और ये v कॉमन लोगे तो ये v आ गया, जो है म्यू जेटी आ गया v बाई सी पी विद इन ब्रैकेट t बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस का 1, यहाँ से v चला जाएगा। क्लियर? अब इस क्वांटिटी को, जो ये क्वांटिटी है, ये आपकी क्वांटिटी, इस क्वांटिटी को कहा जाता है आइसोथर्मल, बेसिकली ये होता है 1/v, ये मैंने लिखा होगा यहाँ पे, देखो नहीं लिखा है, तो ये होता है 1/v डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ये होता है अल्फा। ठीक है, ये आगे मैंने कहीं कहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा, तो इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंसिबिलिटी। अब अल्फा बीटा गामा 3 तरह की जो है, एक लीनियर एक्सपेंशन, एक थर्मल एक्सपेंशन और एक वॉल्यूम एक्सपेंशन पढ़ते हो। ठीक है, तो ये थर्मल एक्सपेंशन है, तो इसको हमने लिख दिया अल्फा, तो अल्फा के टर्म में भी आपने म्यू जेटी की वैल्यू निकाल ली, और ये इक्वेशन हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करो, इस क्वांटिटी को देखो, ये 1/v, दिस क्वांटिटी को आप अल्फा लिख दो, तो यहाँ से आ गया टी अल्फा माइनस का 1। तो अब यहाँ से ये इक्वेशन और बन गई कि म्यू जेटी इक्वल्स टू सी वी बाई सी पी विद इन ब्रैकेट टी अल्फा माइनस का 1, तो ये एक इक्वेशन ये भी आ गई। ठीक है, जितने भी वेरिएबल्स हम इसमें से निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल 4 इक्वेशंस जो हमने दी आपको, ये सारे सारे म्यू जेटी से रिलेटेड हैं, और ये वेरिएबल्स डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के टर्म में। क्लियर? नेक्स्ट है जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस। तो अब हमें देखो दो चीजें देखना है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, और अगर हम रियल गैस के लिए देखेंगे तो वहां से इन्वर्जन टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी, तो दो चीजें करेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से म्यू जेटी इक्वल्स टू टी, ये वाली इक्वेशन टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी माइनस का वी सी पी। अब इसको डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वी फॉर आइडियल गैस हम लिख सकते हैं। देखो डेल वी बाई डेल टी को हम लिख क्या सकते हैं, आपको पता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, एनआरटी, ये है एनआरटी। तो अब यहाँ से वी निकाल लो, वी हो जाएगा एनआरटी बाई पी, वी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, एनआरटी बाई पी बाई डेल टी। ठीक है, अब देखो एनआर बाई पी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि आपने यहाँ प्रेशर कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट एन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर कांस्टेंट है, तो एनआर बाई पी बाहर आ गया, डेल्टी बाई डेल्टी क्या हो गया 1, तो यहाँ से वैल्यू आ गई एनआर बाई पी। तो हम इस पूरी वैल्यू को एनआर बाई पी लिख दें। अब यहाँ देखो सिंस टी बचा रह गया, तो ये हो जाएगा एनआरटी बाई पी माइनस का वी होगा, और एनआरटी बाई पी, एनआरटी बाई पी को यहाँ जो आपने वी निकाला, इस वी को ही तो आपने लिखा था यहाँ पे एनआरटी बाई पी। क्लियर? तो ये हो गया, आगे ये क्वांटिटी हो गई आपकी वी, तो v माइनस वी अपॉन सी पी मीन्स 0 अपॉन सी पी इक्वल टू 0। तो अगर हम म्यू जेटी की बात करें
म्यू जेटी की बात करें आइडियल गैसेस के लिए, तो ये वैल्यू होती है माइनस का 1/Cp डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, और इसकी पूरी की पूरी वैल्यू हो जाती है 0। तो म्यू जेटी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए हो जाएगी 0। सेम चीज को, जो एक्सप्रेशन था, सेम एक्सप्रेशन को जीरो पुट करने प्रूव करने के लिए हम एक अलग तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, कैसे? सिंस जो डेल्टा एच है, दिस डेल्टा एच इज ए फंक्शन ऑफ प्रेशर इन केस ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो डेल्टा एच को प्रेशर के रिस्पेक्ट में जब टी के साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाता है 0। यहां से भी आप प्रूफ कर सकते हो। तो जो इक्वेशन नंबर कौन सी थी, शायद 6 होगी। तो इक्वेशन नंबर 6 में जहां पे हमने यहाँ पे लिखा था ये वाली वैल्यू डेल एच बाई डेल डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, आप इसको पुट कर दो और इस वैल्यू को कर दो 0, तो 0 में मल्टीप्लाई करोगे 1/Cp से, तो ये आ जाएगा 0। तो आप दोनों तरीके से जो है प्रूव कर सकते हो कि जो ये वैल्यू है ये 0 है और ये भी 0 है, म्यू जेटी भी 0 है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये आएगा कि जो म्यू जेटी है आइडियल गैस के लिए वो 0 हो जाएगा। और अगर 0 हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जो म्यू जेटी है हमारा वो बेसिकली है क्या, म्यू जेटी, जो म्यू जेटी था वो ये था डेल्टा एच बाई डेल्टा पी, यही ना, एट कांस्टेंट इंथैल्पी। और अगर ये 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी 0 है, या फिर डी टी कह लो, डी टी 0 होगा। और अगर डी टी 0 है तो टी इनिशियल भी सेम होगा, टी फाइनल भी सेम होगा, या फिर T1 T2 भी कह लो। मीन्स रियल गैस, सॉरी, आइडियल गैसेस के केस में ना तो हीटिंग होगी ना ही कूलिंग होगी, नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग इन केस ऑफ आइडियल गैस। दिस इज द जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जेटी विच रिजल्टेड इन द वैल्यू ऑफ 0। हम कह सकते हैं कि जूल थॉमसन साइकिल में अगर किसी भी आइडियल गैस को पास किया जाए तो उसमें ना तो हीटिंग रिपोर्ट होगी ना तो कूलिंग रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो ये एक तरीके से बिग अचीवमेंट था, और जिसके बेसिस पे हम मॉडर्न जो है रेफ्रिजरेटर्स को डिजाइन कर पाए। तो थियरी बिहाइंड रेफ्रिजरेटर यही रही। इसलिए जो रेफ्रिजरेटर में हम यूज करते हैं वो मोस्टली लिक्विड नाइट्रोजन या फिर कुछ अदर गैसेस यूज करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर रियल गैसेस होंगी तो कूलिंग देंगी, आइडियल गैस हम यूज नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रियल गैस लेंगे तो वहां पे कूलिंग होगी। क्लियर? आइडियल गैस के केस में हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है